हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 88 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, जो आपका एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें ये देखना है कि आप लोग कितने कर पाते हैं और क्वेश्चन कैसा है, इसका लेवल क्या है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, तो आप लोग प्रयास करिए कि आप कम से कम 20 में से 15 तो कर ही दें। अगर नहीं आ रहा है तो बार बार 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, क्या आप कर पा रहे हैं। तो अगर और इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो और लाएंगे। तो यही हमारा प्रयास है कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट अच्छे से हो। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन दिख रहा है। राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह किसका कथन है। राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह किसका कथन है। ऑप्शन आपको दिख रहा है। ऑप्शन 1 है अरस्तु, 2 है प्लेटो, 3 है पाल जेनेट का और 4 है मतलब डी है ली काक का। तो आंसर कौन हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, ली काक। आंसर क्या हो जाएगा, ली काक। आगे देखिए नंबर 2 क्वेश्चन। राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं, यह किसका कथन है। राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं, यह किसका कथन है। ऑप्शन 1 है प्लेटो का, ऑप्शन 2 है मार्क्स का, ऑप्शन 3 है अरस्तु का, ऑप्शन 4 है लासवेल का। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा ये बताइए। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, लासवेल का। लासवेल का कथन है कि राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं। तो ये कथन है लासवेल का। आप इसको नोट करते भी चल सकते हैं। अगर नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नया है तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। आगे चलिए तीसरा नंबर। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की उपलब्धियों के असंतोष का परिणाम है, यह कथन किसका है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की उपलब्धियों के असंतोष का परिणाम है, यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है कौटिल्य का, ऑप्शन बी है हाब्स का, ऑप्शन सी है लाक का, ऑप्शन डी है रॉबर्ट एंडेल का। तो 3 का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट एंडेल का कथन है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। भेद सिद्धांत से तात्पर्य है। भेद सिद्धांत से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है व्यक्तियों के गुणों और उनकी प्राकृतिक प्रतिभा के आधार पर आय और संपदा का भेद उचित है। बी है उपयोगिता को अधिकतम बनाने के आधार पर आय और सामाजिक स्थिति के भेदों को उचित ठहराया जा सकता है। सी है आय और संपदा की असमानता उसकी स्थिति में उचित मानी जाती है यदि वे न्यूनतम लाभान्वित होने के लिए अधिकतम लाभकारी हों। और आपका 4 है, डी ऑप्शन है असमानताओं का औचित्य पैरेटो के अभिजन सिद्धांत के अनुसार सिद्ध किया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आपका जो हो जाएगा 4 का सी सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला सही हो जाएगा। तो भेद सिद्धांत से तात्पर्य है कि आय और संपदा की असमानताएं उसी स्थिति में उचित मानी जा सकती हैं यदि वे न्यूनतम लाभान्वित होने के लिए अधिकतम लाभकारी हो। सी आपका सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसका कथन है। राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसका कथन है। ये क्वेश्चन आसान है, सभी लोग सही करें। लीकाक का, गेटेल का, सीले का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों
कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आपका 5 का आंसर है वो डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का नहीं, मतलब ये जो कथन है ये गार्नर महोदय का है, तो इसमें ऑप्शन में गार्नर नहीं है, तो आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक का विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। राजनीतिक का विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 है सुकरात ने, प्लेटो ने, सी है अरस्तु ने और डी है बकल ने। तो किसने कहा है दोस्तों? 6 का आंसर करिए, तो आंसर हो जाएगा डी, बकल ने कहा है। बकल महोदय ने कहा है कि राजनीतिक का विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह कथन बकल महोदय का है, बक्कल। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 प्रत्यक्षवाद जोर देता है। प्रत्यक्षवाद किस पे जोर देता है? ऑप्शन 1 है तथ्य पर, मूल्य पर, ए तथा बी दोनों पर, किसी पर भी नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा 7 का, ए तथ्य पर। प्रत्यक्षवाद जो है तथ्य पर जोर देता है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार राजनीतिक विज्ञान में जो प्रत्यक्ष अनुभव या स्पष्ट जो स्पर्श में आए उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यक्षवाद आगामी सफल आंदोलन व्यवहारवाद के समान राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जो है खड़ा करना चाहता है प्रत्यक्षवाद। तो तथ्य पर ये जोड़ देता है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टर्न ने जनरल ऑफ पॉलिटिक्स में के एक अंक में अपने लेख द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कब की है? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 1950 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1953 में। तो आंसर जो 8वां का हो जाएगा दोस्तों वो आपका बी सही हो जाएगा 1951 में। तो स्टर्न ने जनरल ऑफ पॉलिटिक्स के अंत में एक अंक में अपने लेख द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक जो सिद्धांत के पतन की बात कब की थी? तो वो की थी 1951 में। आगे क्वेश्चन कल देख लीजिए 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऐसा विद्वान है जो कभी प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद का समर्थक रहा है तो कभी इनसे अलग उत्तर व्यवहारवाद का अगुवा बनकर खड़ा रहा? तो कौन है इसमें से? ई है स्टर्न, ए है स्टर्न, बी है लासवेल, सी है कबन और डी है लियो स्ट्रास। तो कौन हो जाएगा 9 का? तो 9 का जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा स्टर्न। कौन हो जाएगा? स्टर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन ऐसा विद्वान है जो कभी प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद का समर्थक रहा है तो कभी इनसे अलग उत्तर व्यवहारवाद का अगुवा बनकर खड़ा रहा है? तो आंसर जो हो जाएगा स्टर्न हो जाएगा, ए सही हो जाएगा आपका ए वाला आंसर। तो दोस्तों अभी आप तक कितना किए हैं थोड़ा आप कमेंट कर बताइए कि इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है? अगर है तो आप ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़रूर करिए दोस्तों। आप लोगों के एक लाइक एक शेयर से बहुत ही हमको जो है मोटिवेशन मिलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक क्रिया की व्याख्या के लिए विनिश्चित निर्माण का सहारा लिया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक क्रिया की व्याख्या के लिए विनिश्चित निर्माण का सहारा लिया है? ऑप्शन 1 है हेराल्ड लासवेल, ऑप्शन बी है ब्लांडेल, ऑप्शन सी है डेविड स्टर्न, ऑप्शन डी है बर्नार्ड क्रिक। तो कौन सा हो जाएगा 10 का आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बी ब्लांडेल। ब्लांडेल ने जो ये कथन है ये ब्लांडेल से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक क्रिया की व्याख्या के लिए विनिश्चय निर्माण का सहारा लिया है? तो वो लिए हैं ब्लांडेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, बोलते बोलते गला सूख जाता है तो आवाज़ थोड़ा गड़बड़ाने लगती है। उदारवादी विचारक आंतरिक मतभेदों के बावजूद राजनीति को राज्य और समुदाय की
के रूप में देखते हैं। इधर डॉट डॉट दिया गया है, इसमें आपको भरना है। क्या भरना है ये देख लीजिए आप। तो ऑप्शन 1 है गतिविधियों, गतिहीन, सर्वव्यापकता, इनमें से कोई नहीं। जो आंसर हो जाएगा 11 का वो ए हो जाएगा दोस्तों, गतिविधियों। तो उदारवादी विचारक आंतरिक मतभेदों के बावजूद राजनीति को राज्य और समुदाय की गतिविधियों के रूप में देखते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति से पहले राज्य सत्ता पर कब्जा करना प्रमुख सवाल है। क्रांति से पहले राज्य सत्ता पर कब्जा करना प्रमुख सवाल है और राजनीतिक मुख्य बात है। यह किस प्रकार की विचारधारा है? ऑप्शन 1 है उदारवादी, बी है मार्क्सवादी, सी है व्यक्तिवादी और डी है उपयोगितावादी। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वह बी सही होगा, मार्क्सवादी। ठीक है। मार्क्सवादी के अनुसार क्रांति से पहले राज्य सत्ता पे कब्जा करना प्रमुख सवाल है और राजनीतिक मुख्य बात है। राजनीति मुख्य बात है। यह जो विचारधारा है वह मार्क्सवादी विचारधारा है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। राजनीति को विवाद और संघर्ष किस विद्वान ने माना है? राजनीति को विवाद और संघर्ष किस विद्वान ने माना है? ऑप्शन 1 है मॉरिस डूगबर्ज, वर्नाल्ड क्रिक, रॉबर्ट डहल, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। मॉरिस डूगबर्ज, मॉरिस डूगबर्ज, ये आपका आंसर 13 का ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पद्धति के अंतर्गत समाज को सामाजिक या राजनीतिक तत्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, अपितु संगठित समाज को न्यायमूलक दृष्टि से देखा जाता है? ऑप्शन 1 है अनुभाविक आगमन, सादिस्तात्मक आगमन, तुलनात्मक पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा दोस्तों, सादिस्तात्मक पद्धति। तो जो है सादिस्तात्मक पद्धति के अंतर्गत समाज को सामाजिक या राजनीतिक तत्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, अपितु संगठित समाज को न्यायमूलक दृष्टि से देखा जाता है। तो यह है सदिस्तात्मक पद्धति, बी आंसर सही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जो कठिन सवाल होगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत कम कहीं मिलेंगे, तो इसको आप नोट करते चलिए। 15 का पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग या अनुसरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग या अनुसरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन 1 है प्लेटो ने, ऑप्शन बी है अरस्तु ने, ऑप्शन सी है लास्की ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 15 का ए सही हो जाएगा, प्लेटो ने। आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। राष्ट्र अनेक व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित प्रदेश में रहते हैं और एक ही प्रदेश में रहने के कारण परस्पर बंधे होते हैं। यह किसका कथन है? कथन क्या है कि राष्ट्र अनेक व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित प्रदेश में रहते हैं और एक ही प्रदेश में रहने के कारण परस्पर बंधे रहते हैं या बंधे होते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 है लॉर्ड ब्राइस का, लीकाक का, जिर्मन का, बारकर का। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा, बारकर महोदय का कथन है। बारकर महोदय का कथन है कि राष्ट्र अनेक व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित प्रदेश में रहते हैं और एक ही प्रदेश में रहने के कारण परस्पर बंधे होते हैं। यह कथन बारकर का है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन। राज्य तथा समुदाय के अंतर के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? राज्य तथा समुदाय के अंतर के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है ये बताना है। राज्य एक अस्थायी समुदाय है जबकि समुदाय अस्थायी है। दूसरा कथन है कि एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य का सदस्य बन सकता है परंतु एक समय में कई समुदायों का सदस्य बन सकता है। दूसरा सी कथन है राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है जबकि समुदायों के पास नहीं। और डी कथन है कि राज्य का उद्देश्य सीमित होता है जबकि समुदायों का उद्देश्य
व्यापक होता है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी के सब ऑप्शन सही है। डी का क्या कह रहा है कि राज्य का उद्देश्य सीमित होता है जबकि समुदाय का उद्देश्य व्यापक होता है, जबकि ये उल्टा होता है कि राज्य का जो है उद्देश्य व्यापक होता है और समुदाय का क्या उद्देश्य होता है, सीमित होता है। तो यही हमारा गलत है और गलत वाला ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, प्रथम सूची का दूसरे सूची से मिलान कीजिए और दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर का चयन करना है। इधर आपको देख रहे हैं विद्वान दिए हैं और उनसे संबंधित क्या है, परिभाषा है। तो कौन सा किससे संबंध है ये आपको बताना है। हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब सब दिख रहा है, अब आप बता सकते हैं। ब्लांस्की एक कथन ये कह रहे हैं कि राज्य का जन्म इसलिए हुआ है जिसे जीना संभव हो सके और इसलिए कायम जिसे जीवन सुखी बने। तो ये है, इधर विचारक हैं ये पूरे के पूरे एक साइड में और इधर है। तो हीगल का जो कथन है पहला हीगल का ही है। तो हीगल जो है उन्होंने क्या कहा है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। तो हीगल ने क्या कहा है ये बात बताने। हीगल का जो है राज्य पृथ्वी का अवतरण है। हीगल का जो कथन है वो क्या है, राज्य क्या है, पृथ्वी पे अवतरण है, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया है। तो ये हीगल का ये वाला हो सकता है, लेकिन अभी पूरा देखते हैं। वुडरो विल्सन जो है दोस्तों, वुडरो विल्सन का जो है वो दिया है किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। ये वुडरो हीगल के सामने जो दिया है वो 3 दिया है कि एक निश्चित भूभाग में कानून के पालन के लिए संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जा सकता है। तो सी का किससे होगा ये देखना है। तो आप पहले मिलान कर लीजिए तब इसके बाद करते हैं। तो अब मिलान करते हैं। तो ब्लांस्की का क्या होगा ये देखिए। तो पहले ही हम लोग सी से मिलान करते हैं, सी हमको समझ में आ रहा है। तो सी जो है हीगल का किससे हो रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल ने कहा है। एक कथन हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो इसका मिलान करते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला ही मिल जा रहा है कि इसमें जो सी का 4 होगा, तो सी का 4 हमारा पहला ही हो गया, ये सी हो गया। तो यही वाला आंसर हो गया, बाकी का सब मिलान करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसी से आंसर हमारा हो गया। अब सबको देख लीजिए। तो 2 का जो ए का है वो दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, ठीक है। और इसके बाद बी का तीसरा हो गया, और जो सी है सी का चौथा, और आपका बचा अरस्तु, तो अरस्तु का 1 हो जाएगा। राज्य का जन्म इसलिए हुआ है जिसे जीना संभव हो सके और वह इसलिए कायम है जिससे जीवन सुखी बने। तो एक किसका कथन है, तो ये राज्य का परिभाषा किसने दिया है, तो ये दिए हैं अरस्तु ने। और ब्लंटसली का क्या कथन है या परिभाषा क्या दिया है राज्य के संबंध में। ब्लंटसली कहते हैं कि किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों का जो संगठित व्यक्ति हैं उन्हीं को राज्य कहा जाता है। ये कहा गया है आपके ब्लंटसली का, ठीक है। और इसके बाद जो है वुडरो विल्सन का कथन है, इनका जो कहना है परिभाषा जो दिए हैं वो तीसरा है कि एक निश्चित भूभाग में राज्य के पालन के लिए संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। और हीगल ने राज्य का सबसे छोटा परिभाषा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो ये ऑप्शन जो सी है वो सही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, तो इसको आप नोट करिए और बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं। 19 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। यह कथन किस बहुलवादी विचारक का है। ऑप्शन 1 है डॉक्टर फिगिस, लास्की, सी है मैकाइबर और डी है बार्कर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 19 का, तो बी सही हो जाएगा 19 का, लास्की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। यह कथन किस बहुलवादी विचारक का है, तो आंसर हो जाएगा लास्की। तो यहाँ से लास्की ए भी आ रहा है, आंसर एक बन रहा है, क्वेश्चन एक मिल रहा है कि लास्की क्या है, बहुलवादी विचारक हैं और ये कथन तो उन्हीं का है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन और ये टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता सिद्धांत की व्याख्या
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में की है जिसका नाम है? ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता सिद्धांत की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में की है जिसका नाम है, नाम क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन एक है, ए है बैचलर्स ऑन जस्टिस, लेक्चर्स ऑन जस्टिस, ठीक, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, और सी है दी पैरामाउंट पावर ऑफ दी स्टेट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा दोस्तों, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये इनके पुस्तक का नाम है, आंसर भी सही है। ये ऑस्टिन का पुस्तक है। तो इसमें इन्होंने जो आधुनिक युग में जो कानूनी संप्रभुता का विस्तार से विवेचना इन्होंने इसमें किया है, और ये इंग्लैंड से संबंधित हैं, ठीक है। इनकी जो ये पुस्तक थी विधि का व्याख्यान, इसी को कहते हैं विधि शास्त्र का व्याख्यान, इसी को हम कहते हैं विधि शास्त्र का व्याख्यान, ठीक है, विधि शास्त्र का व्याख्यान, ठीक है। तो ये इनका पुस्तक है। जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो कब हुई थी? 1832 में। ये कब हुई है? तो 1832 में। तो ये है, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये है, तो इसको याद रखेंगे, और यहीं पे हमारा 20 क्वेश्चन ख़त्म होता है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर कमेंट कर बताइए कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं। तो आप लोग जो लोग कमेंट कर हमारे हौसले को बढ़ाते रहते हैं उनको हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं दोस्तों। आप लोग ही थोड़ा है कि मोटिवेट कर देते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा मोटिवेट होकर बनाते हैं, और ख़ासकर आप लोगों को ध्यान में रखकर जो रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए हमको कुछ करना है, अच्छा प्रैक्टिस सेट लाना है, ये हमारा प्रयास है। तो आप प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कितना क्वेश्चन किए हैं। तो सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर करिए दोस्त। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके एक कमेंट से समझ लीजिए कितनी खुशी मिलती है हमें, चाहे वो गलत के लिए ही करते हैं तो भी। कुछ लोग गलत के लिए भी बताए थे कि हाँ वो जो लॉर्ड ऑफ हाउस है ब्रिटेन का जो सदन होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड और कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन जो दो सदन होते हैं, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है दोस्तों टाइपिंग करने में कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो क्या है, उच्च सदन के श्रेणी में जो है उसको रखेंगे, और जो है हाउस ऑफ कॉमन वो निम्न सदन है। लेकिन जो पावरफुल है वो हाउस ऑफ कॉमन ही है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो अब उतना मतलब पावरफुल नहीं रह गया है, लेकिन पहले तो हाउस ऑफ लॉर्ड में वंशानुगत रखा जाते थे, जितने भी रखे जाते थे उसी के श्रेणी में रखे जाते थे। लेकिन अब थोड़ा अच्छे लोगों को ही रखा जा रहा है, तो ये चली आ रही। नहीं तो पहले वही होता था, राजा महाराजा का कोई वो हो गया तो उसको रख लेते थे, ऐसा होता था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लिए तो इसके लिए सॉरी, नमस्कार।